गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो भाई यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी जो हमारी सीरीज थी चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की, उसका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 आपके लिए मैं प्रेजेंट कर रही हूँ आज। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। लास्ट पार्ट में हमने काफी चीजों के बारे में काफी डिटेल से बात करी थी। इस पार्ट में हम कई सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा एक्टिव मिलिटेंट आउटफिट्स। ठीक है, तो अभी कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स रहे हैं जिन्होंने इतना दंगा बवाल लड़ाई झगड़ा करा है, उनके बारे में, ये जो इतने फेमस नाम है इनके बारे में हम कायदे से एक एक करके जानते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लश्कर-ए तैयबा को। LET लश्कर-ए तैयबा आपने सुना होगा, काफी ज्यादा बवाल मचा रखा है इसने भी कई सारी जगहों पे। अभी क्या है ये ग्रुप, क्या है ये आखिरकार, ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं क्या? ये तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है, काफी बड़ा है, काफी जाना माना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये साउथ एशिया का, जहां हम लोग रहते हैं। और ये फिर वही बात है कि जहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, पाकिस्तान तो 99.9% है। जैसे कि जर्म जितना डिटॉल मारता है उतने ज्यादा पाकिस्तान, उतने ही परसेंटेज पाकिस्तान अपने घर में टेररिस्ट रखता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप अगर पाकिस्तान से उसको लिंक कर दोगे तो गलत नहीं होगा। तो लश्कर-ए तैयबा ये भी पाकिस्तान से मेनली काम अपना करते हैं, या पाकिस्तान से नहीं कर पा रहे हैं तो इंडिया में कहां करेंगे? POK से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। अब भाई ऐसे इनका बर्थडे कब मना लोगे आप, कब ये फाउंड करे गए, कब इनको जन्म दिया गया है? ये बात कुछ 1990 की है, जब ये ग्रुप फाउंड किया गया था। और किसने किया था? निर्माता की बात करें अगर तो वो है, इनका नाम है हाफिज सईद, HAFEZ, हाफिज सईद। अब ये क्या है, इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान ली है, समझ ही रहे हैं, लश्कर-ए तैयबा बहुत सारे लोगों की जान लेने वाला। और एक बहुत ही फेमस इनका इंसिडेंस बताऊं तो भाई पार्लियामेंट में 2001 में अटैक हुए थे हमारे इंडियन पार्लियामेंट में, तो ये इन्हीं की दया से हुए थे। और 2008 की अगर मैं बात करूं, जो मुंबई अटैक्स हुए हैं, ये भी इन्हीं ने ही कैरी आउट करे हैं। तो आप समझ रहे हैं इनकी हरकतें कितनी ही ज्यादा वाहियात हैं। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट ग्रुप के बारे में, जिनका नाम है जैश-ए-मोहम्मद। तो जैश-ए-मोहम्मद तो बड़े ही फेमस रहे हैं। अभी इन्होंने कहा भी था रिसेंटली, कौन सा अटैक को अंजाम दिया है बड़ा ही फेमसली, बताइए किस अटैक की जिम्मेदारी ली है? 2019 में पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी इन्होंने ही ली है। तो इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैश-ए-मोहम्मद मतलब या आर्मी ऑफ मोहम्मद, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मोहम्मद जी का जो है वो नाम कैसे यूज करते हैं ये लोग, इस्लाम के नाम पे काफी ज्यादा टेररिज्म फैलाते हैं। ये आप मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, ये बुक ही कह रही है कि ये इस्लाम के नाम पे ही टेररिज्म फैलाते हैं। तो ये पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है। इसका मेन काम क्या है? काम मेनली ये है कि जो भी सरकार, भारत की सरकार POK में या कश्मीर में, ना POK में तो नहीं, कश्मीर में जो भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है ना, बहुत अच्छे से कश्मीर में अगर चाहती हैं डेवलपमेंट आए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उस पे यहाँ पे इसमें अड़ंगा डालना इनका काम है कि कश्मीर में अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, कश्मीर की सिक्योरिटी को यहाँ पे हर्ट करने की बात है। तो अगर कश्मीर में इतना इनको इंटरेस्ट है तो कौन ही सपोर्ट कर रहा होगा, ये इमेजिन कर लीजिए। भाई कश्मीर में इंटरेस्ट है तो सपोर्टर हैं अपने पाकिस्तान भैया। पाकिस्तान कि जो ISI वगैरह हैं, ये इनको काफी फंडिंग, ट्रेनिंग है ना, पैसा देते हैं, ट्रेन करते हैं, बढ़िया बताते हैं कैसे अटैक करो कैसे ना करो। तो पूरा सपोर्ट प्रॉपर भाई मिलता है इनको पाकिस्तान से। अब बात आती है कि भाई फाउंडर कौन था, है ना, कौन लेकर आया, किसने जन्म दिया इस जैश-ए-मोहम्मद नाम के ग्रुप को? तो भाई मसूद अजहर देखा है, अभी बड़ा UN सिक्योरिटी काउंसिल में इनका बड़ा बात चल रही थी मसूद अजहर साहब की, कि इनको सभी ने बोला है ना, पूरे जो UNSC है यहाँ पे सारी मेंबर कंट्रीज ने बोला कि भाई इसको ग्लोबल टेररिस्ट बना दो, लेकिन चाइना ने कहा नहीं, इनको मत बनाओ, है ना। खैर बाद में चीजें तो हो गई, लेकिन उस समय ऐसा कुछ हुआ। तो मसूद अजहर जी ने इनको जो है वो फाउंड करा था, और ये हरकत उल मुजाहिदीन के बैनर के अंदर लड़ते थे, है ना। और इनका नाम जोड़ा जाता है कि ये अल कायदा जो ग्रुप है, अभी बात करेंगे उसके बारे में, अल कायदा से भी काफी ज्यादा लिंक्ड करा जाता है, इनको जोड़ा जाता है कि इनके संबंध उससे भी काफी रहे हैं। अब भाई ये हुआ क्या था कि जो मसूद अजहर थे, इनकी आइए कुछ कहानी समझा दे। तो मसूद अजहर जो थे, ये हमारे यहाँ इनको भाई इंडिया की जेल में रख लिया गया था, पकड़ लिया गया था। बट इनके चंगू मंगू ने क्या करा कि
इन्होंने एक हाईजैक कर लिया एक प्लेन को, है ना, ये बात कुछ कंदहार फ्लाइट को हाईजैक किया था इन्होंने, और ये सर 1999 मतलब 1999 की बात है, जब हाईजैक किया गया तो कहा गया था कि भाई पैसेंजर दो, और पैसेंजर हम तभी देंगे जब मसूद अजहर आप हमको दोगे। तो मसूद अजहर के साथ दो और लोगों को फिर सरकार ने रिलीज करा था। बाद में इन्होंने 1999 में अब जब आई गई है, आ गए थे बाहर जेल से, तो 2000 में, सन 2000 में 2000 में इन्होंने जैश ए मोहम्मद को फाउंड करा, इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करा। और अभी तक देखा जाए तो बहुत सारे बवाल ये कर चुके हैं। वही वाली बात, पार्लियामेंट अटैक में भी 2001 में इनका बड़ा हाथ था, पठानकोट एयर बेस अटैक हुआ था एक 2016 में, तब भी इनका बड़ा ज्यादा इसमें हाथ था। और अभी तो मैंने आपको बताया पुलवामा मामले में तो इनका था ही था, समझ रहे हो आप। तो ऐसा कुछ चीजें हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में। हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में बात करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो भाई देखिए, ये कश्मीरियों का, कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप है, जिसे 1989 में कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप है ये, इसे 1989 में जो है वो फाउंड करा गया था। और अभी इसके लीडर की बात करें तो कश्मीरी है ये लीडर ऑफ अ ग्रुप इज अ कश्मीरी नोन अंडर द एलियास ऑफ सईद सलाहुद्दीन, है ना, यो पीओके में ज्यादातर रहता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहता है, वहीं से ये ऑपरेट करता है ज्यादातर। हिजबुल मुजाहिदीन की अपन ने बात करी। अभी अल कायदा इन इंडिया, तो अल कायदा के बारे में यहाँ पे बात करें तो देखिए, आइए पूरा इसका हम अकीस इसे बोलेंगे, तो अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना। अब ये अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अकीस बोलते हैं, कैपिटल लेटर में कर लीजिएगा, ये अकीस बोलते हैं। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये क्या है, ये जो अलकायदा की पूरी सीरीज चल रही है ना, इन्होंने बड़ी ब्रांचेस बना दी बिग बाजार की तरह, है ना। तो अलकायदा की जो सीरीज है ये यहाँ पे ये इंडियन पार्ट है इनका, और सबसे जवान है एकदम, अभी बनाया गया 2014 में। भाई क्या होगा, काम यही है कि भाई जो जिहादी हैं इंडिया से, उनको इंडिया से, पाकिस्तान से, म्यांमार से, बांग्लादेश से, उनको टारगेट करना, है ना। मेनली जो है वो काम कहाँ से करते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से काम करते हैं, और ये कश्मीरी मिलिटेंट के टच में रहते हैं, है ना। और ये आउटफिट जो थी इसे यूनाइटेड नेशन ने बैन भी कर दिया था, समझ लो, अकीस को बैन कर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म इसका तुरंत समझ लीजिएगा, वो है SIMI, SIMI, SIMI। तो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, तो पहली चीज तो इसके बारे में ये समझ लीजिए कि इसको बैन कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2001 में, ठीक है, इसको बैन कर दिया गया है। अब उसके बाद इसकी कहानी समझाते हैं, थी क्या। तो ये बैन है ना, ये लेकिन अभी तो फिलहाल बैन है, लेकिन ये इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ 1977 की थी। ये अपने मुद्दे से गई भटक। सुनो हुआ क्या कि इनका मेन मुद्दा क्या था कि भाई जो इस्लाम के धर्म को जो वेस्टर्न कल्चर के आने की वजह से जो मुस्लिम्स अपने इस्लाम के बेसिक चीजों को भूल गए हैं, है ना, जो इस्लाम को भूल गए हैं जो मुसलमान, उनको वापस से हमें क्या करना है, हमें वापस से मुस्लिम बनाना है, कन्वर्ट करना है, उनके अंदर से सारी चीजें निकाल फेंकनी है। तो ये था इनका मेन मुद्दा। बट धीमे धीमे क्या हुआ, ये लड़ाई दंगा लगवाने लग गए, कम्युनल राइट्स हिंदू मुस्लिम करवाने लगे, समझ लो आप। 1980s 90s में और ज्यादा बवाल इन्होंने करना शुरू कर दिया, और ये पूरी तरीके से अब इनके दिमाग में आ गया कि हम पूरे ही दुनिया को अब कन्वर्ट कर देंगे, पूरे इंडिया को। फिलहाल इन्होंने सोचा था कि पूरे इंडिया को ही हम कन्वर्ट कर देंगे इस्लामिक लैंड में। जब इस तरफ ये बढ़ने लगे तो सरकार ने इनको उठा के कर दिया बैन। इतनी बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हरकत उल जिहाद अल इस्लामी के बारे में। इसका शॉर्ट फॉर्म आपका HUJI है, HUJI, HUJI है। अब ये क्या है, ये भी पाकिस्तान और बांग्लादेश बेस्ड एक काफी पुराना इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये काम करता है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और इंडिया में, तीनों जगह ये काम करता है। पाकिस्तान में बच्चों, बांग्लादेश में और इंडिया में, तीनों जगह ये काम करता है। और काम क्या होगा समझ रहे हो आप, वही बॉम्ब फेंकना, वही लोगों को मारना। तो मेनली अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेन अटैक के लिए है, मतलब होता क्या है ना, क्योंकि पे अटैक होता है तो उसके बाद पूछा अभी होता है कि भाई किसने ये अटैक करवाया, क्या हटाया। जैसे पुलवामा के बाद बड़ा बात हुई थी, आखिरकार ये इतना बड़ा अटैक करवा किसने दिया, तो क्या जैसे मोहम्मद निकल के आए थे, हमने करवाया, जिम्मेदारी इन्होंने ली थी, समझ रहे। ऐसे इन्होंने जो जिम्मेदारी ली है ना, HUJI ने जो जिम्मेदारी ली है वो ली है जो 2006 में बनारस में जो बॉम्बिंग हुई थी उसकी ली है, 2011 में दिल्ली में
जो क्या कहते हैं आपके दिल्ली बॉम्बिंग हुई थी उसकी जिम्मेदारी ली है। और इन्होंने अफगानिस्तान में भी काम करना अपनी बम बोड़ा शुरू कर दिया था, है ना। और इनकी जो बांग्लादेश वाली यूनिट है, मतलब जो इन्होंने बांग्लादेश में अपना एक जो यूनिट बना रखी है, वो 2002 में अभी करीब 18 साल पहले फॉर्म हुई है, ठीक है। और ऐसा मानते हैं कि जो ह्यूजी है इसको वहां पे जो तालिबान है, अफगानिस्तान वाला तालिबान सुना होगा, तालिबान आजकल बड़ी ही ज्यादा न्यूज में भी है, कुछ ज्यादा ही न्यूज में है जब से यूएस की वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस हटी है ना, एक टेबल पे बात आने की बातें हुई हैं, तब से काफी फेमस हो रहा है तालिबान। तो तालिबान इनको सपोर्ट करता है, ऐसी बात कही गई है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिटेंट आउटफिट की बात करेंगे, इंडियन मुजाहिदीन के बारे में। तो इंडियन मुजाहिदीन समझिए क्या है। अब ये इंडिया पे बेस है, ठीक है। अब ये भी इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है, आप ये समझिएगा, इस्लाम के नाम पे ये सब खुद करते हैं ये लोग, ये बचपन से माइंड वॉश करते हैं चीजों पे। तो ये भी एक इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है और ये इंडिया में है। अब समझिए इनका काम क्या है मेन। अभी देखिए बहुत सारी जगह इन्होंने बवाल करवाया है, कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट करवाए हैं इन्होंने, समझ लो आप। और इनका ये क्या, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये समझिएगा लश्कर तैयबा हो गया, आईएसआई हो गया, ह्यूजी हो गया, ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको समझिए बफर जोन में रखते हैं, है ना। ये फ्रंट में इनको उठा के रख देंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई जो भी बवाल हुआ इसने किया, लेकिन बैकअप कहाँ है, इन तीनों को बचा रहे हैं, समझ रहे। अब आप समझिए मेन मुद्दा इनका क्या होता है। मुद्दा ये होता है कि भाई देखो कंट्री के अंदर बवाल करो, भाई देश है इंडिया के अंदर करो बवाल अच्छे से, और बाहर की पूरे वर्ल्ड को ये दिखाओ कि बवाल तो इंडिया के अंदर अपने आपस में हो रहा है। आपस में क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पे मुस्लिम के ऊपर अत्याचार करा जाता है, मुस्लिम को जो है वो मैल ट्रीट करा जाता है, समझ रहे हो आप। तो इस वजह से भाई इंडिया के अंदर बवाल होता है और पूरे वर्ल्ड के सामने इंडिया की पिक्चर खराब करना इनका एक मकसद है, समझा। 2010 की बात है जब इसको यूके ने और यूएस ने, यूनाइटेड किंगडम ने, यूनाइटेड स्टेट ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था, समझ रहे हैं। इनका कहने का मसला यही था कि हमको भैया सीधा सीधा जो है जैसे इस्लाम में चलता आ रहा था मामला वैसे ही चलना चाहिए, है ना। अब भाई आप कहोगे मैम आखिरकार ये फेमस किस इंसिडेंट्स के बाद हो गया इतना ज्यादा। तो इन्होंने एक ब्लास्ट करवाया था यूपी में, उत्तर प्रदेश में ब्लास्ट करवाया था 2007 में, लखनऊ के अंदर, वाराणसी के अंदर, फैजाबाद के अंदर। उसके बाद ये काफी लाइमलाइट में आ गए थे, काफी फेमस हो गए थे, समझ रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे क्रिमिनल से लेके बढ़िया सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल तक सब इनके अंदर होते हैं। और एक इनके मेन लीडर की बात करें, कौन आखिरकार इनको लीड करता है, तो यहाँ नाम है यासीन भटकल, है ना। और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसको अरेस्ट भी कर लिया था। इतनी बात समझ में आ गई। इसका आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे स्लीपर सेल्स। तो वो देखिए अक्षय कुमार की पिक्चर स्लीपर सेल वाली, क्या नाम है उसका, कमेंट बॉक्स में बताइए पता है तो स्लीपर सेल क्या है। हम आप जैसे एक आम आदमी जो आप सबके बीच में रह रहा होगा, लेकिन काम कब से शुरू करता है करना, जैसे ही जो है वो काम करना शुरू करेगा, जब उसको कोई भी मिलेगा कि जो भी ऑर्डर वो पाएगा, है ना, उससे जब उसको ऑर्डर रिसीव होगा तब वो वहां से काम करना शुरू करता है। तो स्पाई की तरह काम करेगा, कंट्री का टारगेट है सारी इंफॉर्मेशन इधर उधर देना, या जो भी उसको ऑर्डर दिया गया है उसको अंजाम देना, और एक नॉर्मल इंसान की तरह वो रहता है। इतनी बात समझ में। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यू थ्रेट फ्रॉम ISIS। अब ISIS सुने तो बहुत है, IAS नहीं है, ISIS है। इस बारे में पूरा जाने कहां से निकला, क्यों निकला, नाम क्यों बदल रहा है, सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। तो भैया जी को नाम बदलने का है बड़ा शौक, तो नाम बहुत बदले हैं, तो कहानी की तरह समझाते रहेंगे आपको कि भाई नाम क्या हो सकते हैं इसके। तो भाई कौन कौन से नाम बदले हैं, तो इतना कुछ देखिएगा नहीं, बस मेरी बात सुनिएगा और बात सुन के आप समझ में जाएंगे। तो बहुत सारे नाम बदले गए हैं, पर मेनली शुरुआत इसकी कहां से हुई, शुरुआत हुई कुछ 1999 से, ठीक है, 1999 से इसकी शुरुआत हुई। और जॉर्डेनियन रेडिकल अबू मुसाब अल जरकवी ने शुरुआत करी, और नाम क्या था, जमात अल तावित वाल जिहाद। फिर समझिएगा, सबसे पहले इसका नाम क्या रखा गया था, जमात अल तावित वाल जिहाद। अब खैर 1999 में ऐसा चला और वक्त आगे बढ़ा, 2004 की बात है जब अल जरकवी ने यहाँ पे क्या करा कि कसम खा ली कि भाई देखो हम तो उसामा बिन लादेन के ही रहेंगे, हम पूरे लॉयल रहेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे।
और इसी के चलते इन्होंने नाम फिर से बदल दिया और ग्रुप का नाम रखा तानिम अल कैदत अल जिहाद फी बिलाद अल रफीदियान। समझ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक नाम है, इग्नोर। ठीक है, जिसे बड़े ही आम शब्दों में बताएं तो बड़ा मजा आएगा आपको सुन के। वो नाम है अल कायदा। तो अल कायदा का यहाँ पे इतना लंबा फुल फॉर्म इन्होंने यहाँ पे करा। ठीक है, अच्छा, कॉमनली अल कायदा के नाम से जानते थे इराक के अंदर, या फिर AQI के नाम से जानते थे, लेकिन जो है ग्रुप ने कभी खुद को अल कायदा नहीं कहा। इराक में कभी ग्रुप ने अपने आपको अल कायदा नहीं करा, और ये इनफॉर्मल नेम रहा। मतलब डायरेक्टली आपको कोई कल्लू बंटी कुछ भी बुला ले, लेकिन जो आपका फॉर्मल नेम है, मान लीजिए सुरेश, रतेश, रितेश, जो भी नाम है वो आपका इनफॉर्मल फॉर्मल नाम वही रहेगा। तो वही इनका जो फॉर्मल नाम था वो नाम इन्होंने रखा था तानिम कैदत अल जिहाद फी बिलाद अल रफीदियान, है ना। अब इतना लंबा सा नाम था, और खैर वहां पे इनको अल कायदा के नाम से जान रहे थे लोग। खैर कहानी और आगे बढ़ी और 2006 की बात है, जब बहुत सारे इन्होंने जो इंसर्जेंट फैक्शंस थे काफी सारे एक में मिले और एक नया ग्रुप बन गया। ग्रुप बना, ग्रुप का नाम रखा अद दौला अल इराक अल इस्लामिया, जो कि ट्रांसलेट करा गया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक में। अब समझो, ये ISI तक समझना, ISIS नहीं, ISI समझो, इसका फुल फॉर्म होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। समझ रहे हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। अब इसको कौन लीड कर रहा था? इस ISI को लीड करने वाले थे अबू उमर अल बगदादी और अबू अय्यूब अल मासरी। तो ये दो लोग जो थे वो इसको लीड कर रहे थे ISI को। लेकिन हुआ क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स और इराकी ऑपरेशन में हुआ क्या कि अप्रैल 2000 में, समझ रहे हैं, 2000 में क्या हुआ, इन दोनों को ही मार दिया गया। ठीक है, और यहां पे इन दोनों को मार दिया गया, और इसके बाद अबू बकर अल बगदादी नाम के इंसान जो है वो ग्रुप के नए लीडर बन के आ गए। इतनी बात समझ में आई, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती बात, और अभी तो 2001 ही आया है ना। फिर 10 साल आगे की बात है, 2011 आता है। 2010 में तो उनको मार दिया गया था। एक साल बाद की बात है, सॉरी, एक साल बाद की बात है, 2011 आता है। 2011 में क्या हुआ, जब ये बात हुई कि इराक से, है ना, इराक से यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी वहां पे जो ट्रूप्स वगैरह थे, जो उनकी जो सिक्योरिटी है, जो भी उनके बंदे थे वहां से, उन लोगों को हटा लिया गया, विड्रॉल हो गया, पूरी तरह से सब बाहर आ गए। तो अब क्या होगा, जब सबका डर, यूनाइटेड स्टेट का डर खत्म हुआ, तो क्या करा गया, अल कायदा जो कि इराक का था, ये अबू बकर अल बगदादी जैसे चला रहे थे, इन्होंने बहुत सारे इराकी ऑपरेशन को जो है वहां पे वो क्या कहते हैं इसको, है ना, अंजाम दिया, है ना। मैं वैसे टेररिस्ट की लैंग्वेज में बोल के दिखाऊं अगर आपको, तो अंजाम दिया। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशन चलाए, लेकिन भाई हजारों लोगों को, हजारों आर्म्ड मैन को अब जो है डिस्पोज करा गया, और बगदादी ने एक जो है दूसरा तरीका, एक सेकंड फ्रंट खोला। ये समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा क्लियरली बताते हैं। एक तो बगदादी का चल ही रहा था अलकायदा, एक सेकंड फ्रंट खोला अगेन शीट्स, सीरिया में रहते हैं शीट्स, उनके अगेंस्ट एक दूसरा फ्रंट खोला। ऐसा ये वाली बात है कि आपकी एक बेकरी है, अब आपने क्या करा कि वेगन के लिए दूसरी खोल दी, इसमें आप कुछ नहीं डालोगे, लहसुन मिर्चा। तो वही वाला हिसाब किताब है कि इन्होंने अपने यहाँ पे एजेंसी को और बढ़ाया और एक दूसरा फ्रंट खोला शीट्स के लिए। ठीक है, सीरिया की शीट्स के लिए। और ये शीट्स कौन थे, लार्जली सेकुलर अपराइजिंग होने लग गई थी अगेंस्ट प्रेसिडेंट बशर अल असद के अगेंस्ट, है ना। सेकुलर अपराइजिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा बवाल हो रहा था, और जल्द ही बगदादी ने नाम फिर से बदल दिया इस ग्रुप का, और नाम रखा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। समझ लो अब ISIS कहां से निकल के आ रहा है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, यहां से निकल के आ रहा है ISIS। अब हो क्या गया था कि अब इनकी एम्बिशन बढ़ रहे थे, अब इनका था हम और चीजों पे जो है हक जमाएंगे, और इसी के चलते इन्होंने क्या करे, काले झंडे, ब्लैक फ्लैग्स, काले झंडे इनके हुआ करते थे, इनका साइन था, और उसमें अरेबिक वर्ड लिखे थे कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। इनका कहने का मतलब ये था कि भैया जो प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा है वही सारी बातें सही हैं, और अल्लाह के सिवा कोई दूसरा भगवान ही नहीं है। समझ रहे हो कि जो भी प्रॉफेट मोहम्मद साहब कह के गए हैं वही एक बात सही है, और अल्लाह के सिवा दूसरा कोई भगवान ही नहीं है। अब खैर चीजें आगे बढ़ी, और अप्रैल की बात है 2013 में,
जब सीरिया तक इन्होंने अपने पांव पसारे, मतलब अब ये सीरिया तक फैल गए थे और एक नया नाम इन्होंने फिर से लिया। नाम समझिएगा, नाम लेने में बड़े एक्सपर्ट थे। नाम नया ये लिया है अद दौला अल इस्लामिया फिरल इराक व शाम। ठीक है, बड़ा ही डिफिकल्ट सा नाम है, लेकिन मैंने आपको बताया है, तो एक बार आप बुक में रीचेक कर लीजिएगा। ऐसा कोई नाम का जोर नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अद दौला अल इस्लामिया फिरल इराक व शाम। तो और जो अल शाम था, क्या अल शाम एक रीजन था। अगर आप कंपेयर करो लेवांत से या ग्रेटर सीरिया से, तो समझो जो रीजन है उसका यहाँ पे नाम लिया है, रीजन जो है उसका यहाँ पे नाम ले लिया है। तो ग्रुप ने बहुत सारे जो है चीजों में अपने अपने इस नाम को ट्रांसलेट भी करा है। ट्रांसलेशन में आपको बताते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम, या इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जैसे मैंने बताया ना ISIS, या फिर आप कह सकते हो ISIS का फुल फॉर्म क्या है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। उसके बाद ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत, इसको लेवांत वाले को क्या बोलते हैं ISIL। तो मतलब ISI तो ये यहाँ L आ जाता है लेवांत के लिए और S आ जाता है सीरिया के लिए। इतनी बात समझ में आई। अब भाई 2013 तक मैंने आपको बताया, फिर आया 2014। अब इसमें क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट का डिपार्टमेंट था स्टेट का, इसने अनाउंस करा कि भैया देखो आप इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत का यूज करो, और ये इसका प्राइमरी नाम क्या होगा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत ISIL। ठीक है, ये इसका यहाँ पे नाम होगा। अब उसके बाद क्या होगा कि 29 जून की बात है 2014 में, 29 जून की बात है कि फिर से इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से कहा कि भाई हम वर्ल्ड वाइड कैलिफेट है। मतलब समझते हैं आप, जब मोहम्मद साहब की डेथ हुई थी उसके बाद ये हुआ था कि भाई इस्लाम का जिम्मा आगे बढ़ाया जाएगा ना, तो कुछ कैलिफेट्स थे, तो भाई इन्होंने भी कहा कि हम वर्ल्ड वाइड कैलिफेट हैं। और अबू बकर अल बगदादी अपने सपोर्टर्स से जाने जाते हैं, इनका नाम है आमिर अल मुमिन वगैरह, है ना, अल इस्लामिया वगैरह, इस्लामिक स्टेट IS की। इन्होंने कहा भी एज अ कैलिफेट हम रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, मतलब जितने भी काम होते हैं रिलीजन को लेके, चाहे पॉलिटिकल को लेके, चाहे मिलिट्री को लेके, ये सारे ही वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के हाथ में होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स की अथॉरिटी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो इस्लामिक स्टेट का मतलब समझते हैं? तो इस्लामिक स्टेट ये चाहते थे, बट ये आइडिया क्या हुआ इस्लामिक स्टेट वाला, इसको यूनाइटेड नेशन UN ने रिजेक्ट कर दिया, कई सारी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट करा, है ना, आप समझ रहे हो, वेरियस गवर्नमेंट्स एंड मुस्लिम लीडर्स ने वर्ल्ड वाइड ये जो है वो कॉन्सेप्ट जो कैलिफेट का था इसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब सबसे ज्यादा कॉमन नाम अभी तक कौन सा समझ में आ गया आपको? ISIS और ISIL। क्लियर है? अब ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने समझा। अब हम जानना चाहते हैं आइडियोलॉजी क्या है इनकी, आइडियोलॉजी आखिरकार इनकी है क्या, क्या इनकी सोच में आखिरकार क्या है जो इतना बवाल ये उठा के कर देते हैं। तो देखो भाई, जो इंपॉर्टेंट सोचते क्या है, मेन क्या सोचते हैं, इनका मेन मकसद आप अभी तक समझ गए होंगे, इस्लाम के नाम पे लड़ाई कराने वाला हिसाब किताब है। और ये चाहते हैं कि जो भी बदलाव आ गया है इस्लाम के अंदर, वो सारा बदलाव वापस से ठीक हो जाए और इस्लाम वैसे ही सब लोग फॉलो करें जैसे कि शुरुआत में किया करते थे। सारे मुस्लिम्स को कसम खाने की जरूरत है कि हम इस्लाम को उसी तरीके से वापस लेकर आएंगे, और चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम लाएंगे, क्योंकि एक कयामत का दिन आता है, अल्लाह के पास जाओगे, ऊपर वाले के पास जाओगे, तो तुम क्या जवाब दोगे? समझ रहे हो आप? तो ये सब इनका मेन मतलब यही है कि भाई जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है, उनके स्टार्टिंग के जो फॉलोवर्स थे जैसे वो फॉलो करते थे, आज भी वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी बातें इनकी आइडियोलॉजी में है। और सलाफी जिहादिस्ट जैसे कि आपके ISIL हो गए, ये बात क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि एक लौती जो अथॉरिटी है वो होनी चाहिए, अंडरटेक एक लौती जो अथॉरिटी है कैन अंडरटेक द लीडरशिप ऑफ जिहाद, एंड दैट द फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर ऑल एरियाज टू कॉम्बैट, जैसे कि फाइटिंग नॉन मुस्लिम कंट्रीज। इससे क्या होगा कि अगर हम नॉन मुस्लिम कंट्रीज से लड़ाई करेंगे तो यहाँ पे हम अपने इस्लाम को प्योरीफाई कर रहे हैं, है ना, हमें सिर्फ इस्लाम स्टेट बनानी है। जैसे कि ISIL पैलेस्टीन को लेके, पैलेस्टीन इस्लामिस्ट सुन्नी ग्रुप्स हमास वगैरह हो गए, ठीक है, इन सबको लेके, मतलब आप इनका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, मुद्दा हम आपको पहले बताते हैं, तो इनका मुद्दा कहने का बस यही है कि आपको लड़ाई करनी है नॉन इस्लामिक कंट्रीज से, और इससे क्या होगा कि इससे प्यूरिफाई होगा आपकी इस्लामिक सोसाइटी। ठीक है, और IS तो बड़ी ही खतरनाक साबित भी हुई है ना। अब बहुत ज्यादा इन्होंने हेट और जिहाद, इतना ज्यादा फिलॉसफी की फैला दी थी कि बहुत ज्यादा इन्होंने बवाल करवा दिया था। खैर,
आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एम क्या है। तो एम तो आप ऐसे ही गेस कर लोगे भाई, एम क्या है? एम यही है कि इस्लाम की वही जो चल रही थी गोल्डन एज वही लानी है, फिर से हमें इस्लामिक कैलिफेट को लेकर आना है। समझ लो, इनका कहने का मतलब यही है। और लॉ कौन सा चले? लॉ तो आप जानते हैं मुस्लिम लॉ कौन सा होता है? शारिया। तो लॉ चले शारिया, और बिल्कुल इस्लामी रूप से सारा काम होना चाहिए। अब जो कैलिफेट स्टेट है, जो कि जिसका जो ISIS ने बनाने की जिसको बात करी थी, वो बहुत सारे आपको जगह पे दिखेगी। इराक में दिखेगी, सीरिया में दिखेगी, है ना, और आउटस्कर्ट्स आपके बगदाद में दिखेगी, आपकी एलेपो तक, है ना। ये इन्होंने कुछ तो अपने पैर पसार ही लिए हैं। हालांकि आप ये कह सकते हो कि जो ISIS हैं भैया वो सोच रहे हैं कि अब हम भाई अब अपने आप को कैलिफेट बना ले, मतलब ये सब सारी बातें हैं कि ना अपने आप को फैलाएं और लोगों को भड़काएं, समझाएं, ऐसा करें वैसा करें। ज्यादातर इसमें से ग्रेटर सीरिया में आपको सब देखने को ज्यादा मिल जाएगा। और क्या कहते हैं, इनके हिसाब से चीजें क्या है कि हमें भाई सब कुछ फैलाना है अपने में, चाहे जैसा हो भाई, हमें इराक हो, सीरिया हो, लेबनान हो, इजराइल हो, पैलेस्टीन हो, जॉर्डन हो, कुवैत तक, हमें खुद को सब जगह एकदम ऐसे फैला देना है। वहां पे हम एक न एक दिन जो है वो ये आपका कैलिफेट वाला मामला पूरा कर देंगे। समझ लो आप, इनके हिसाब से चीजें कुछ इस तरीके से हैं कि भाई देखो, हम वही है, एक ही बात 100 बार रिपीट करने वाली बात हो जाएगी। भाई इस्लाम को इनको फैलाना इनका मेन मुद्दा है। अब वो जितनी भी कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूरोपियन कंट्रीज, इस तरह भी है कि भाई मुस्लिम ही सब कुछ करें और पास्ट में जो चीजें थी वैसी ही यहाँ पे हो जाए। तो अगर हम देखें अभी के हिसाब से चीजें देखें, तो जो आपका इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है, जिसे हम लोग ISIS बोलते हैं, ये मिडिल ईस्ट में कंट्रोल, नॉर्थ अफ्रीका में कंट्रोल, ज्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्रोल में लेना चाहता है, कुछ यूरोप के पार्ट को भी लेना चाहता है अगले कुछ सालों में, अगले 5 सालों में, जैसा भी है ना, और चाहता है कि भाई वहां कैलिफेट सिस्टम हो। तो ये इसका मेन मुद्दा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि आखिरकार इनका एम क्या है। उसके बाद बात करते हैं ISIS इन इंडिया के बारे में। तो देखो, 4 ISIS एक्टिविस्ट को अरेस्ट करा गया है रुड़की से। कहां से अरेस्ट करा गया है? रुड़की से। रुड़की में जानते हैं ना कि क्या है? रुड़की में एक बड़ी फेमस चीज है। तो रुड़की से अरेस्ट करा गया था हरिद्वार में। आपका जनवरी 2016 की बात है। 2016 में ऐसा पकड़ा गया थे, 4 ISIS के लोग पकड़े गए थे रुड़की, आपका रुड़की के अंदर हरिद्वार में। ठीक है, और जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसे लोग NIA कहते हैं, हम इसके बारे में अच्छे से भी पढ़ाई करेंगे आगे कि आखिरकार कैसे बनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये एजेंसी है, इन्होंने कस्टडी 14 दूसरे शक के बेसिस पे 14 और लोगों की कस्टडी को लिया था कि उनको भी शक था ऐसा कि ये भी आपके इस्लामिक स्टेट के को मदद करने वाले सिंपैथाइजर्स ही हैं, और ये भी अटैक वगैरह कई जगह पार्ट ऑफ द कंट्री में प्लान कर रहे थे। तो आप समझ रहे हैं कितने 21 लोग करीब हो गए जिनको यहाँ पे पकड़ा गया है। नहीं सॉरी, 21 कह रही हूँ, 4 पहले थे और आपके 14 बाद में, 18 लोग। ठीक है, बहुत सारी जगह पे अरेस्ट करी गई, कुछ 12 लोकेशंस में करी गई थी उस समय, जो है अरेस्ट करी गई थी। बेंगलुरु, तुमकुर, मैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, कई सारी जगह पे करी गई थी, है ना। और रिसेंटली अगर बताऊं तो 4 लड़के महाराष्ट्र के, ये इराक जो है चले गए थे और उन्होंने ISIS को ज्वाइन कर दिया था। समझ लो, सिर्फ एक ही जो था उनमें से जो जिंदा लौटा। तो ये लोग बहुत भड़काते हैं, समझाते हैं। ये मुंबई वाली बात तो अभी हम लोगों ने सुनी थी, बड़ी ही गॉसिप चली थी। अगर आप थोड़ा भी न्यूज में रहे होंगे तो आपने सुना ही होगा, पिछले के साल की बात है, शायद आप 1-2 साल हुए हैं। खैर, बात करते हैं करंट स्टेटस क्या चल रहा है। अब तो ये इतिहास तो हमने पढ़ा बड़ा ज्यादा सादा, अभी इस समय क्या मामला आखिरकार है क्या, अभी ISIS का सीन चल क्या रहा है वो जानते हैं। तो पिछले 2 सालों में बताऊं तो बहुत ज्यादा ही, बिल्कुल इनका बहुत ज्यादा चल चुका है, इनके बिजनेस बहुत चल चुका है, सक्सेस इन्होंने बहुत ज्यादा पाली है। और अगेन ISIS, बट यहाँ पे क्या है कि भाई इन्होंने बहुत जल्दी सब कुछ कर दिया, ही करके, हाँ बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं और सब कुछ हो जाएगा, कैलिफेट हो जाएगा, जो कि अभी इतना कुछ नहीं है, है ना। अभी इन्होंने अच्छी पकड़ इनकी सीरिया वगैरह, इराक वगैरह में तो है ही है। आप ये अब तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका कई जगह पे फैल गए। ISIS काफी फेमस है, आपने भी काफी सुनी होगी, काफी ज्यादा ये फैले हैं। अब लेकिन सीरिया की अगर मैं बात करूं तो अभी यहाँ पे भाई पकड़ तो इन्होंने देख ली कर ली थी, है ना, अच्छा खासा था। लेकिन इनका जो सीरिया और इराक का है, कुछ पार्ट ऑफ अफ्रीका है, ये यहाँ पे आपको थोड़ी इनके में कमजोरी देखने को मिली है ना। पिछले 2 सालों में अगर बात करूं तो करीब 10,000 लोग से ज्यादा लोग अफ्रीका में ही सिर्फ मर चुके हैं। लड़ाई चलती जा रही है, चलती जा रही है। और
एक आईएस के, एक बोको हराम, एक वन टाइम एफिलिएटेड है आईएस के, ये इन्होंने भी बहुत मतलब आईएस और अलकायदा से भी ज्यादा खतरनाक मामला यहाँ चल रहा है। मतलब अब इतना डीप में मत जाइए, मैं आपको इतनी चीजें बताती हूँ कि भाई यहाँ पे जो चीजें हैं वो ऐसा कुछ है। और अल शबाम सोमालिया के अंदर, जमात अल नुसरत अल इस्लामी वल मुसलमीन इन माली के अंदर और कई सारे दूसरे जो है वो अदर पार्ट ऑफ जो अफ्रीका है वहां पे भी बवाल मचा रहे हैं। अब देखिए, ये सब तो हमने बवालों के बारे में बात करी, अभी हम बड़ा ही न्यूज में सुन रहे थे अफगानिस्तान को लेके। ये तो सुन रहे थे ना अफगानिस्तान को लेके, तो भाई अफगानिस्तान इस वक्त तो थोड़ा मामला ठंडा है कोविड ओविड के चलते, लेकिन इसके पहले बड़ा ही ये था, बहुत ही गर्मा गर्मी, और ये मेन इस समय सेंटर था ये इतना बवाल का अफगानिस्तान में। ये सीरिया में तो देखते हैं आप कितने सिविल वॉर, कितने अटैक हुए, हम लोग कितनी फेसबुक पे वीडियोस देखते थे कि बेचारे कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, मासूम बच्चे मर रहे हैं, सिर्फ क्यों? क्योंकि सिर्फ सिविल वॉर चल रही है वहां पे। तो सेम इसी के चलते भाई इस अफगानिस्तान में सब देखने को मिला। और 17 और 18 की बात करूं तो बहुत सारे वहां पे अटैक हुए 2017-18 में, बहुत सारे बवाल हुए। और ये था कि भाई देखो हमें यहाँ पे भाई तालिबान और ये वहां सत्ता चाहिए, ये चाहिए, काफी आर्टिकल्स और स्पीच आए थे इसके। तो ये इनका अभी स्टेटस है। चीजों को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बात करेंगे लोन वुल्फ अटैक के बारे में कि आखिरकार लोन वुल्फ अटैक क्या होता है। तो देखो भाई, लोन वुल्फ अटैक एक्टर या लोन वुल्फ एक्टर टेररिस्ट या लोन वुल्फ, ये कौन होता है? जो मेनली प्रिपेयर करता है कि जो मतलब जो एक्शन करता है, जो बवाल करता है, जो वायलेंटली एक्ट करता है, एक लौता, समझ लो आप, है ना, अपने जो कमांड चल रहा है उससे अलग हटके, और किसी ग्रुप के बिना कुछ क्या बोलते हैं आपके, बिना किसी ग्रुप के सहारे के या किसी चीज की अपनी तरफ से करता है। समझो आप, जब ऐसा कोई अटैक हो आप जगह पे, आप इस इमेज से देखिए तो आप समझ पाओगे, जब ऐसा कोई अटैक हो जो एक इंसान करे, इंसान को ही, पर्सन को ही बोलते हैं लोन वुल्फ। अलोन को समझ लो, लोन वुल्फ, ठीक है, जो अपने आप ही से पूरा प्लानिंग करे, पूरा जो है जो भी उसको बवाल करना है, जो भी एक्ट करना है वायलेंटली वो करे, और उसमें कोई कमांड स्ट्रक्चर ना हो, बिना किसी के यहाँ पे मटेरियल वगैरह कोई और प्रोवाइड ना करे, खुद ही सारे काम कर रहा है, ये देखिए आप इसमें, ठीक है। अब देखिए मोस्टली जो है ज्यादातर जो अटैक होते हैं आप जानते हैं कई सारे इसमें प्लानिंग होती है, ये होता है, वो होता है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है ना। अब इसमें मेनली क्या होता है, इसमें कोई भी कमांड स्ट्रक्चर नहीं आता। यूजुअली जो फैमिली मेंबर जो होते हैं वो उनको पता नहीं होता है कि ये बवाल कर देगा या ये अटैक कर देगा, उनको भी नहीं पता होता है। समझ रहे हो आप, ज्यादातर जो टेररिस्ट होते हैं वो स्टार्टिंग में थे भाई कोई अथॉरिटी कर रही, कोई मतलब कोई भी अटैक हो रहा है, जैसे मान लो पुलवामा अटैक हुआ तो उसमें कहा जैश ए मोहम्मद ने हमने करवाया है, समझ लो आप। लेकिन यहाँ पे आपका जो लोन वुल्फ वाले हैं ये आईएस से बड़ा इंस्पायर है, उनकी आइडियोलॉजी से बड़ा इंस्पायर है। इनको लगता है कि भाई जो है हम इस्लाम लेकर आएंगे, पूरी जगह पे करेंगे, तो आईएस से काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं ये। और ऐसा कहते हैं कि चोरी छुपे यहाँ पे इनको ये लोन वुल्फ वालों को यहाँ पे रिक्रूटमेंट मिल जाता है आईएस में। नौकरियां तो मिल नहीं रही है, लेकिन ये बड़ा रिक्रूट कर देते हैं, ट्रेन कर लेते हैं, दूर दराजों में भेज देते हैं। समझो आप, दिस वुड मीन दैट दे आर टेक्निकली लोन वुल्फ नहीं है। देखो समझो बात को, लोन वुल्फ का मतलब क्या हुआ कि अकेला बंदा बिना किसी के सपोर्ट के जाके एक्ट कर रहा है, किसी खतरनाक चीज को अंजाम दे रहा है। लेकिन अभी टेक्निकली बात करें तो ये इंस्पायर आईएस से, चुप्पे से आईएस ने इनको हायर करा, इन्होंने उन्हें भेजा, तो दिखने के तो लोन वुल्फ है, लेकिन सच्चाई में ये मतलब एग्जैक्टली अगर बात करें तो ये नहीं है, इनको कंट्रोल करा जा रहा है आईएस के द्वारा, बहुत सारे वर्ल्ड में इंटरनेट के थ्रू या किसी भी थ्रू करा जा रहा है। अब अगर हम कुछ चैलेंजेस की इनकी बात करें कि क्या चैलेंजेस होते हैं ये लोन वुल्फ अटैक को कंट्रोल करने के लिए, अगर हमें ऐसे इंडिविजुअल्स के द्वारा किए गए अटैकों को अगर हमें रोक लगानी है, कंट्रोल करना है, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, तो काफी मुश्किल है। देखो अब आपके बीच में अगर कोई बंदा है तो कैसे ये ट्रैक करेगा कि एक लौता बंदा है, भाई कई सारे लोग हो तो समझ में भी आए, या कोई चेन चल रही है समझ में आए। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है सामने वाले को क्या पता, समझ लो आप, तो ये काफी मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया का यूज कर लेते हैं ये लोग, है ना, आप इंडिविजुअल्स को पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, है ना, और रिक्रूट करते हैं, पैसा वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह, है ना, समझ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये बड़ा ही रोल अब हो गया है। अभी तो कई सारे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हुई हैं, और उनके हिसाब से ये भी देखने को मिला है कि पूरी तरीके से
आप तरीके से तो ये सारे जो अटैक होते हैं ये पूरी तरीके से आजादी से नहीं होते, कहीं ना कहीं से इनको इन्फ्लुएंस जरूर मिल रही है, कहीं ना कहीं से इनको बढ़ावा देने वाला कोई जरूर मिल रहा है। अचानक से आप बैठे बैठे कैसे अपनी खोपड़ी में बनाने लग जाओगे कि नहीं भैया हमको तो ये मार दे वो मार दे, कहीं से तो सीख रहे हो ना, कोई तो आपको समझा रहा है ना, तो ऐसी वाली चीजें, तो ये चैलेंजेस तो भाई आते ही हैं सामने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे आज के टाइम का ऑनलाइन टेररिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइबर एक्सट्रीमिज्म जिसे हम लोग कहते हैं, मॉडर्न डे ऑनलाइन टेररिज्म या फिर साइबर एक्सट्रीमिज्म के बारे में चीजें आइए जानी जाए। तो अब आप देख रहे हो, अब यहाँ पे काम को अंजाम देने का जो तरीका है ना, ये थोड़ा बदलाव है। इसमें जो पहले था रिक्रूटमेंट डायरेक्टली, ट्रेनिंग डायरेक्टली, है ना, फिर बताना, अब यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग हो गई हैं, आइडियोलॉजी यहाँ पे अलग हो गई है ना। अब यहाँ पे भाई ऑनलाइन जो फोन आया है ना, इससे बड़ा ही मामला जो है तेज हो रहा है। स्लीपर सेल वाला देख लो, स्लीपर सेल वाली पिक्चर देखी ना, पता ही नहीं चलेगा कौन स्लीपर सेल है, कौन किसके इशारों पे नाच रहा है, जब कमांड आएगा तो वो काम को अंजाम दे देगा। समझ लो आप, यहाँ पे हर चीज सोची समझी है। पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है ना, पहले क्या था, सामने दे रहे हैं, अकाउंट है नहीं, ऑनलाइन है नहीं कुछ मामला, अब तो इतने अकाउंट से होते हुए आ जाएगा कि आप ट्रैक ही नहीं कर पाओगे कौन सा ब्लैक मनी है। काफी खतरनाक चीज हो गई ना ये, पूरे ही वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी जा रहा है, आपको क्या पता क्या है क्या नहीं, किसकी तरीके से। तो काफी आसान चीजें फैलती होती चली जा रही है, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी से आप ट्रेस कर सकते हो उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है। आप इस इमेज में देखोगे कितनी बढ़िया इमेज है, सब कुछ दिखाती है कि मोबाइल से ही सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो आप इतने सारे अटैक्स को, देख रहे हो। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे वेब हो गया, डार्क वेब हो गया, डीप वेब हो गया। आप देखो डार्क वेब एक अलग साइट है, ठीक है, यहाँ बहुत ही डीप है, और यहाँ पे तो इंसान ऐसे फंसता है कि भाई मैं क्या बताऊं। तो ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी लोकेशन पे ऐसी चीजों को आपको मैनिपुलेट कर लिया जाता है कि भाई चीजें यहाँ पे गड़बड़ाती हैं। रेडिकलाइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन, है ना, ये आपका इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, टेक्नोलॉजी का यूज, ये सारे के सारे आप कह सकते हो ये सब इसके अंदर आता है। अब इसके अंदर तो आता है तो हम डिस्कस भी करेंगे इसके अंदर। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम रेडिकलाइजेशन को, ठीक है, रेडिकलाइजेशन को। एक मिनट, बस उसके पहले यहाँ थोड़ा सा क्लियरली इसी को देख लेते हैं। चलिए, तो उसके पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार इसकी मीनिंग क्या है, रेडिकलाइजेशन आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, रेडिकलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसके थ्रू इंडिविजुअल हो गया या फिर ग्रुप्स हो गए, है ना, ये डिससेटिस्फाइड होते हैं विद द करेंट सिनारियो। भाई अभी जो चल रहा है, मान लो वो आपको पसंद नहीं आया, या किसी ग्रुप को वो जो चल रहा है वो पसंद नहीं आया, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस आइडियोलॉजी जो है वो अडॉप्ट करते हैं कि हमें अब इस पे बदलाव लेकर आना है उनकी सोच के हिसाब से। अभी आपको और अच्छे समझाते हैं, और इसमें बवाल हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। समझो यहाँ पे बात को, ऐसा है, सपोज करो आप कि समाज में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, एज एन इंडिविजुअल आपको बता रही हूँ, या एक कोई बंदा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, या किसी ग्रुप को समझ में नहीं आ रहा है, या एक बंदे को नहीं समझ में आया, वो भी 4 लोगों से मिला और वैसे ही उसने ग्रुप बनाया, उसको नहीं समझ में आया जो समाज में चल रहा है, ठीक है। अब उसने सोचा कि मैं समाज में बदलाव लेकर आऊंगा, चाहे वो पॉलिटिकल बदलाव हो, चाहे वो सोशल बदलाव हो, चाहे वो रिलीजियस बदलाव हो, मैं ऐसे समाज में बदलाव लेकर आऊंगा। और इस बदलाव को लाने के लिए उसने कहा कि ठीक है, इसके लिए चाहे मुझे बवाल किस्तों को मारना क्यों ना पड़े, चाहे मुझे वायलेंस का सहारा क्यों ना लेना पड़े, बदलाव तो आएगा इनके व्यूज के हिसाब से, ठीक है, जो ये चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये वैसी हरकत करेंगे। तो समझ रहे हैं, अगर आपने इस रेडिकलाइजेशन को, इसका मतलब समझ गए रेडिकलाइजेशन क्या होता है। अब रेडिकलाइजेशन को अगर आपने सही से नहीं समझा, नहीं जाना, तो ये सोसाइटी के लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट इनको हायर कर लेंगे। अब आप मान लीजिए ये सोच के चलते हैं आप कि मैं यहाँ पे ऐसी सोच रखता हूँ कि समाज में बदलाव के लिए मैं ऐसी सोच रखता हूँ। अब इसी सोच का मान लीजिए कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है, तो उसने कहा ठीक है तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तो आप उधर चले गए। तो अब उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको आप ही की जगह के खिलाफ यूज कर लिया, समझो, आप ही के लोगों के खिलाफ यूज कर लिया। तो ये बहुत ज्यादा भी रिसेंटली बढ़ गया है। ऑनलाइन काफी ज्यादा रिक्रूटमेंट हो जाते हैं, IAS ऑनलाइन रिक्रूट कर लेता है,
है ना। और इतना जो लोगों के दिमाग में भर दिया, आप सब देखते हैं ना जो फिल्मों में भी जो ऐसा बंदूक लेके बिल्कुल एकदम टेररिस्ट की तरह, हाँ ये सच होता है, ये लोग मार भी सकते हैं खुद को अपने लिए, कुछ नेशनल नेशनल कि भाई हमें आजादी दिलानी है, हमें इस्लाम लाना है, हमें ये करना है वो करना, उसके नाम पे लोग अपने आप को मार भी डालते हैं, समझ लो आप। तो आइए यहाँ पे देखिए कि उसके बाद जानते हैं हम डी रेडिकलाइजेशन और काउंटर रेडिकलाइजेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे डी रेडिकलाइजेशन क्या है, रेडिकलाइजेशन समझे, अपनी सोच के हिसाब से लोग बदलाव ला रहे हैं, चाहे इसके लिए क्या इतना भी बवाल करना पड़े। और डी रेडिकलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें ऑलरेडी जो रेडिकलाइज हो गए हैं लोग, जिन्होंने ऐसा कर लिया है कि भाई जो रेडिकलाइजेशन मैंने बताया, जो लोग ऑलरेडी रेडिकलाइज हो गए हैं, इसको वापस से नॉर्मल करना। आप समझ लो, आप सोच रहे थे कि भाई आप क्या, कोई इंसान सोच रहा था कि उसको ये समाज की व्यवस्था नहीं समझ में आ रही है, इसके लिए हथियार उठाना पड़े, मारना पड़े, पीटना पड़े, मैं अपने सोच के हिसाब से समाज में बदलाव लाऊंगा, ठीक है। तो इसको अगर हम वापस से इस इंसान को ठीक करें, समझाएं बुझाएं और वापस से सोसाइटी में नॉर्मल करके ले आए, तो इसको हम लोग डी रेडिकलाइजेशन कहते हैं, समझ रहे हो। तो इससे क्या फायदा क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, इसकी सोच में आ रही है बात और कहीं से कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हायर ना कर ले और अपने तरीके से यूज ना कर ले, इसके पहले इसको माइंड बदल के नॉर्मल कर दो, तो इससे क्या होगा कि ऐसे लोग बच सकते हैं आगे घात पहुंचाने से। समझे बात को। और चीजें आपको बताते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन टेरर अटैक को चेक कर सकते हो। देखिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना के चलो, मतलब कंट्री में आपस में क्या होगा कि भाई आईटी सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अच्छी अच्छी बातें होंगी, गाइडलाइंस होनी चाहिए इंटरनेट के यूज पे, कुछ भी कहीं से भी कोई भी मटेरियल नहीं ट्रांसफर होने की सुविधा होनी चाहिए, ताकि जो है ऐसी चीजों को अंजाम देने से रोका जा सके। दूसरी बात कि एक अच्छा लॉ इसके लिए बनाया जाए, एक अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज हो कि भैया अगर आप जो है कोई ऐसे फ्रेज लिख रहे हो, जैसे इंस्टाग्राम में क्या होता है, कोई गाली वाली लिख के भेजते हो, ऐसा कुछ करते हो, तो वो अपने आप डिलीट हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं, है ना। कोई गलत शब्दों को यूज करो या गलत फ्रेज भेजो तो अपने आप ही डिलीट हो, ताकि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच ही ना सके। समझ रहे, एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी हो जिससे एक अच्छाई का मैसेज सिविल सोसाइटी या एनजीओ के थ्रू फैलाया जा सके। हमारा ऑनलाइन तो जानते हैं हम सोशल मीडिया कितना जरूरी है, इस पर चेक रखना बहुत जरूरी है, रेडिकलाइजेशन ना बढ़े। समझ लो, इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि एनआईए हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गया, आईबी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, स्टेट पुलिस हो गया, इनको यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट से जो है वो चीजें इंसिडेंट्स ऐसे ना हो, इसलिए इनकी मदद लेनी चाहिए। मतलब ये काम करें इस फील्ड में। पेरेंट्स, फैमिली सोसाइटी वगैरह है, इनको और अलर्ट रहना चाहिए। ये सब कब होता है, जब बच्चे जो है अपने माँ बाप से एकदम अलग है, बैठे मोबाइल चला रहे हैं तो अपना दिमाग लगाते हैं, चार लोगों से डिस्कस करेंगे तो चीजें, क्या पता घर वालों से डिस्कस करें तो चीजें ठीक हो, तो इन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसे ब्लू वेल वाला गेम आया था, ब्लू वेल, तो क्या हुआ था, बच्चे खेल रहे माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, ऊपर छत में आखिरी पटास उन्होंने कर दी, बिकॉज दे आर सो अलोन। अब हम लोग तो बैठ के अपने माँ बाप के साथ खेले हैं, मोबाइल तो था नहीं, तो भाई हम लोगों ने थोड़ी ना ऐसे बेफालतू का निब्बा निब्बी वाला काम करा या गेम के चक्कर में जान दे दी, है ना। तो ऐसा माँ बाप को यहाँ पे साथ देना बहुत जरूरी है। काउंसलर्स वगैरह का होना बहुत जरूरी है, प्रोफेशनल काउंसलर्स का, जो यहाँ पे लोगों का अगर ब्रेन वॉश हो भी रहा है तो उन्हें वापस से सही दिशा दिखा सकें। उसके बाद भाई टेरर कैपेबिलिटीज के हिसाब से एक अच्छी तरीके से यहाँ पे पुलिस फोर्सेस को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। इनको हर एक टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेट फूला हुआ बैठे समोसे पकौड़ी खा रहे हैं और टेक्नोलॉजी में मोबाइल में व्हाट्सएप खोलना भी नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे इतने बड़े बड़े चीजों को अंजाम देने से रोकेंगे। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हो ऑनलाइन टेरर अटैक को चेक करने के लिए। बस इस पार्ट में इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अच्छा लगे तो लाइक करिए कि बिना कहीं मत जाइएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए अपने खुद के चैनल सिर्फ आईएएस को, और ज्वाइन बटन प्रेस करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो और मेंबरशिप भी मेरी ले सकते हो। बाकी अपना प्यारा व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। ये वीडियोस आपको फेसबुक में मिल जाएंगे, सिर्फ आईएएस के नाम से पेज है, लाइक करके पेज वहां देख सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की आईडीज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर जगह की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।